आज हमारी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की जो न्यू पैटर्न बन के आया है मैथमेटिक्स में, उसकी बात कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स 9th की जो न्यू पैटर्न बन के आए हैं, हम उनकी बात करेंगे। नए सिलेबस के अनुसार जो सब्जेक्ट लगे हैं हम उनकी बात करना है कि उसका आज पहला दिन स्टार्ट हुआ। सेशन फर्स्ट है, ये डे फर्स्ट है और पर डे इसका एक एक वीडियोज अपलोड होते जाएंगे। क्लियर हो गया? हर एक्सरसाइज, हर एग्जाम्पल के विदाउट हेजिटेशन, बिना डाउट के, हर आपका पॉइंट क्लियरिटी के साथ पूरी डिटेल्स में, इजली वे में, आपकी भाषा में और आपके चैनल माहिरा क्लासेज पे एक एक वीडियो पर डे अपलोड की जाएंगी। क्लियर हो गया? इसलिए हर शाम 7 बजे के बाद, 7 बजे और 7 से लेके 10 बजे के बीच में हर शाम आप क्लास 9th मैथमेटिक्स के हर एक एक्सरसाइज के एक एक वीडियो आप कंप्लीटली अपनी लैंग्वेज एकदम आसान भाषा में अपलोड किए जाएंगे और आप देख कर समझ जाएंगे। आपको कहीं किसी अदर चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका एक ही चैनल से काम चल जाएगा और पूरी मैथमेटिक्स कंप्लीट चैप्टर 1 से लेके एंड तक हर एक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल के साथ वीडियोज आपके मिलेंगे। इसमें देख लीजिए, एग्जाम्पल्स के अदर आपके वीडियोज रहेंगे, एक्सरसाइज के अलग वीडियो रहेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद से इन एक्सरसाइजों पे आधारित जो हाई लेवल्स के क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल्स के क्वेश्चंस हैं, उनका 1 by 1 एक्सरसाइज के हिसाब से थोड़ा सा इनकी सीरीज तो कॉम्प्लिकेटेड बनाई जाएंगी। जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज 1.1 हम पढ़े, इस 1.1 पे आधारित किस प्रकार के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछ सकते हैं, उन क्वेश्चनों की एक अलग सीरीज ले करके एक्सरसाइज 1.1 के बेस पे जो कॉम्पिटिटिव होंगे लिखा रहेगा बेस्ड ऑन 1.1 कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। क्लियर हो गया? बेस्ड ऑन 1.2 कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस। ऐसे जिस एक्सरसाइज पे आधारित जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होंगे उसका अलग अलग वीडियो अपलोड की जाएंगी और आप आसानी से इन सभी वीडियोज को देख करके समझ सकेंगे, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं आएंगे। ठीक है? हम इतनी बातों के साथ हम अपने अब एक्सरसाइज पे आते हैं और अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और आप समझने की पूरी कोशिश करेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे, तब जाके समझ में आएगा। ये नहीं कि हमने एक दो आर्टिकल देखा उसके बाद छोड़ दिया तो नहीं समझ में आएगा। क्लियर हो गया? चले हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पहले से अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? आए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहले हम संख्या पद्धति की भूमिका और उदाहरण, इसका मतलब कि संख्या पद्धति में जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को पहले समझेंगे। समझने के बाद एक्सरसाइज 1.1 के पहले के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को भी हम इसी के बेस पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? यहाँ पहला आया है प्राकृतिक संख्या। बिल्कुल आसान सी भाषाओं में इनका यूज की जाएगी। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो आप पढ़े होंगे कि वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटिव तक जाती हैं, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव तक जाती हैं, उनका नाम होता है प्राकृतिक संख्या। लेकिन आपको याद रखना होगा, इससे भी आसान भाषाओं में परिभाषा क्या देंगे। हम जानते हैं अगर हम अपने दैनिक जीवन में किसी वस्तु को गिनना होता है तो हम स्टार्ट किससे करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 हम ऐसी वस्तुएं करके गिनते हैं। अगर हमारे पास यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, हम कहें यहाँ कितने ऑब्जेक्ट हैं इसको गिन के बताओ, तो आप कैसे गिनोगे? आप गिनने के लिए कहोगे भाई पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। क्लियर हो गया? यानी गिनने के लिए हम इन्हीं सभी संख्याओं का प्रयोग कर रहे हैं ना। किनका प्रयोग कर रहे हैं? हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5
6 डॉट डॉट, हम इन संख्याओं को गिनने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो इन्हीं संख्याओं का नाम क्या पड़ गया है? प्राकृतिक संख्या। तो अगर हमसे कोई कहे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो क्या डेफिनेशन देंगे? हम सिंपल बोलेंगे कि वे संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होंगे। क्या बोलेंगे हम प्राकृतिक संख्या का परिभाषा? हम बोलेंगे वे संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक बार और सुने, क्या डेफिनेशन देंगे? हम बोलेंगे वे संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दैट मीन्स उन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं और इसको हम लिख लेते हैं कभी कभी n से। कहीं कहीं आपको n इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे n फॉर नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो ये गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो जो भी संख्याएं गिनने के लिए प्रयोग की जाएंगी उनको प्राकृतिक संख्या कहेंगे और इसको किससे लिखेंगे? n से। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे कोई प्राकृतिक संख्या का परिभाषा पूछे तो आप तो बता ही सकते हैं कि वे संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे n से लिखते हैं। ये कितनी होती हैं? तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक होती हैं। क्लियर हो गया? अब आता है इसमें प्राकृतिक संख्या कितने टाइप्स की होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे आएगा जस्ट इसके बाद प्राकृतिक संख्या के प्रकार। तो हम इसमें ये डिफाइन करेंगे कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होता है आपका धनात्मक प्राकृतिक संख्या, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ये होती है आपकी धनात्मक प्राकृतिक संख्या और यहाँ पे होती है ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। क्लियर हो गया? ये वाली क्या होगी? पहला धनात्मक प्राकृतिक संख्या और दूसरा क्या होगी? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। अब धनात्मक प्राकृतिक संख्या, जाहिर सी बात है प्राकृतिक संख्या ये भी है, प्राकृतिक संख्या एक ये भी है। इसका मतलब एक धनात्मक है, धनात्मक का मतलब एक सब प्लस में है और दूसरा सब किस में है? माइनस में है। तो इसका मतलब अगर धनात्मक प्राकृतिक संख्या की बात कहेगा तो हम लिखेंगे ऐसे 1 2 3 4 इरेज। ये ऐसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ये आएगा। तो -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट। क्लियर हो गया? इसका मतलब कि इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो क्या चीज है? प्लस है। बोलो भाई, इसके आगे आपकी कोई भी साइन अगर नहीं दिख रही है तो ये कैसी है? प्लस है। ऐसे कोई भी साइन नहीं है तो क्या चीज है? प्लस है और इसके आगे क्या है? माइनस। इसका मतलब ये है, ये प्लस का मतलब होता है धनात्मक। क्या होता है भाई? ये धनात्मक। ये धनात्मक और माइनस का मतलब होता है ऋणात्मक। तो इस बेस पे अगर परिभाषा देना होगा तो क्या परिभाषा देंगे? बोलेंगे वे प्राकृतिक संख्याएं जो धनात्मक होती हैं उन्हें धनात्मक प्राकृतिक संख्या कहते हैं और वे प्राकृतिक संख्याएं जो ऋणात्मक होती हैं उन्हें ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बोलो, इसमें कोई डाउट नहीं है? क्या डेफिनेशन निकला? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? आपने यहाँ पे सीखा कि वे संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद से प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार की होती है? तो हम बोलेंगे 2 प्रकार की होती हैं। एक होगा धनात्मक प्राकृतिक संख्या और दूसरा होगा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। अब कोई कहे धनात्मक प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो हम बोलेंगे वे प्राकृतिक संख्याएं जो धनात्मक होती हैं उन्हें धनात्मक प्राकृतिक संख्या कहते हैं
और वे प्राकृतिक संख्याएं जो ऋणात्मक होती हैं उन्हें ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। धनात्मक प्राकृतिक संख्या में +1 +2 +3 +4 +5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या में -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। बोलो क्लियर हो गया? वह प्राकृतिक संख्या का परिभाषा हुआ और ये उसके टाइप्स। क्लियर हो गया? अब बात करेंगे हम पूर्ण संख्या का, कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिसकी इंग्लिश होती है होल नंबर। इसका मतलब पूर्ण संख्या की इंग्लिश होल नंबर है। होल नंबर की स्टार्टिंग W से है, इसका मतलब कि पूर्ण संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? W से। ये आपको याद होनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं यहां लिखूं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे लिख दूं तो भाई ये 1 2 3 4 5 ये है क्या? आप यहां देख लो, ये क्या है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये है क्या चीज? प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब कि जो मैं यहां पे लिखा हूं 1 2 3 4 5, ये जो आपको दिख रही है, ये पूरा का पूरा टर्म यहां से जो स्टार्ट हो रही है, ये सब के सब है प्राकृतिक संख्या। क्या है भाई? ये प्राकृतिक संख्या। अब देखो कितनी आसानी से आप इसको डिफाइन करोगे। प्राकृतिक संख्या है। अब बस मैं इस प्राकृतिक संख्या में एक काम बस ये कर दे रहा हूं कि मैं इसमें मिला दे रहा हूं 0। क्या मिला दे रहा हूं भाई? 0। तो अब ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या। जब पूर्ण संख्या बन गया तो इसको किससे लिख देंगे? W से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अब पूर्ण संख्या का परिभाषा देना होगा तो क्या परिभाषा देंगे? हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिला देने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? बताओ पूर्ण संख्या क्या क्या परिभाषा देंगे? सिंपल बोलेंगे, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो ये रही पूर्ण संख्या का डेफिनेशन। इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 1 2 3 4 5 यानी 0 से शुरू होकर अगर 1 2 3 4 5 की तरफ बढ़ेगा तो वह पूर्ण संख्या होगा। 0 हट गया तो प्राकृतिक संख्या है। अगर 0 हटने के बाद ये सब प्लस में है तो धनात्मक प्राकृतिक संख्या है। अगर सब माइनस में हो जाए तो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं कि ये पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब मैं बोलूं कि इस पूर्ण संख्या में कौन कौन से संख्या मिल सकती है? तो कहोगे अगर 0 ढक ले तो ये प्राकृतिक संख्या इसमें है, ये है, और 0 बढ़ा दे तो क्या बन गया? पूर्ण संख्या। इसका मतलब कि है प्राकृतिक संख्या में अगर 0 नहीं लगा हो तो ये प्राकृतिक संख्या है, अगर 0 लग गया तो क्या है? पूर्ण संख्या। इसका मतलब है जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं यहां से दिख रही है ना, ये सब के सब किस में आ जाती हैं? पूर्ण संख्या में। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन वही अगर मैं कहूं क्या है पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो बोलोगे पूर्ण संख्या 0 1 2 3 होती है और जब 0 आ गया तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि हाई पूरा अगर ढक लो 0 1 2 3 4 5 को आप प्राकृतिक संख्या नहीं बोलोगे। अगर 0 ढक लेंगे तब ये प्राकृतिक संख्या, पूरे को आप प्राकृतिक संख्या नहीं बोलोगे। तो इसका मतलब 0 ढक ले रहे हैं, पूर्ण संख्या में 0 अब प्लस आ रहा है प्राकृतिक संख्या, यहां पे आ रहा है ना भाई। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन अगर हम पूरा है संख्या ले ले तो ये पूर्ण संख्या हो गया। तो अब ये पूरा प्राकृतिक संख्या यानी इतने में नहीं आएगा। जैसे 0 1 2 3 4 5 0 से स्टार्ट है ना, तो आप देखोगे है प्राकृतिक संख्या में 0 आया है नहीं, इसका मतलब जो पूर्ण संख्या होगा ना वह प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है प्राकृतिक संख्या है ना ये पूर्ण संख्या। तो एक वर्ड हमेशा याद रखना कि 9th में विकल्प में आता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बोलोगे सही है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्लियर हो गया?
क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब कि जो ये प्राकृतिक होगा ये पूर्ण हो सकता है, ये पूर्ण संख्या होगा, सही है, लेकिन ये प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। क्लियर हो गया? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो जाती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इसलिए आपको ये चीजें याद रखना है। पूर्ण संख्या का परिभाषा निकल भी गया कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसकी स्पेशलिटी क्या है, विशेषता क्या है, तो ये है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। डन। अब आगे बात करेंगे पूर्णांक का। सॉरी, पूर्णांक छूटा है। चले हम पहले एक वर्ड पूर्णांक देख लेते हैं। पूर्ण पूर्णांक संख्या लिखा है। ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पूर्णांक की। ये पूर्णांक जिसकी इंग्लिश होती है इंटीजर पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या होता है इस बेस पे गौर करेंगे। क्लियर दिख रहा है? ये पूर्णांक की बात करेंगे। अब आप देख लिए, अगर मैं लिखूं 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट लिख के छोड़ दूं तो भाई ये 0 से प्रारंभ हो रहा है। और अभी अभी जस्ट आप पढ़े हो कि जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट होने वाले का नाम यहां दिया जा चुका है और इसका नाम पड़ गया है पूर्ण संख्या। इसका नाम पड़ गया है पूर्ण संख्या, ठीक है। अब अगर मैं यहां लिख दूं 1 2 3 4 5 ऐसे अगर लिख दिया जाए तो एक से शुरू हो रहा है। भाई उल्टा सीधा कुछ भी हो, अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन वही अगर इसमें हम आगे सिर्फ क्या लगा दें, माइनस, ये तो बोलोगे ये ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या हो गया, ये डॉट 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 और भी होता है। इसका मतलब ये पूर्ण संख्या, इसके इधर ये पूर्ण संख्या और इसके इधर ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। तो गौर करना, यहां डेफिनेशन बेहतरीन निकलने वाले हैं और ये सब सोचने वाली चीजें होंगी। ये आपका है ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। अब इन दोनों को हम कामा लगा के जोड़ दिए तो अब क्या बन गया? पूर्णांक। क्या बन गया भाई? पूर्णांक बन गया। तो क्या परिभाषा देंगे? पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या मिला देने पर, गौर करना जरा, क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। क्लियर निकल गया डेफिनेशन? क्या निकला डेफिनेशन? गौर करेंगे हम। निकल गया, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। क्यों? क्योंकि आई फॉर इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। तो क्लियर हो गया। तो यहां तो पूर्णांक का परिभाषा निकल गया कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आई से। एक चीज और गौर करना, हमें जो बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं इन दो लोगों को लेके बनते हैं। हमने क्या देखा
कि हमारी जो ये 0 1 2 3 4 ये जो संख्या मिली है इसका नाम रखा गया है पूर्ण संख्या। तो अब देखो पहले एक चीज ये कि क्या, सॉरी, अब ये आप देखो कि इस पूरे का नाम है माइनस, सही, माइनस, ये प्लस और 0, ये पूरा मिला करके बना है पूर्णांक। तो हम ये देखेंगे कि क्या प्रत्येक ये जो पूर्णांक होता है, प्रत्येक पूर्णांक ये एक पूर्ण संख्या होता है कि नहीं होता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है कि नहीं होती है। दो वर्ड गौर करेंगे, प्रत्येक ये पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है कि नहीं होती है, दो चीज गौर करेंगे। चलो पहले देखेंगे, अब इनके कहने का मीनिंग समझ लो कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांक में जितने भी अंक आते होंगे वह सब के सब अंक पूर्ण संख्या में होना चाहिए, कोई एक बाकी रह जाएगा तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो अब देखेंगे पूर्णांक का हर वर्ड क्या पूर्ण संख्या में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखो पूर्णांक -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 है, सब मिल के पूर्णांक बने हैं। तो हम देखेंगे कि क्या ये पूरा का पूरा पूर्ण संख्या में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। अब देखेंगे ये पूरा का पूरा इस पूर्ण संख्या में है कि नहीं है। देखो इसी का नाम पूर्ण संख्या है। तो देखो पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5 सिर्फ ये है, माइनस वाला तो टर्म देखो पूर्णांक का माइनस वाला जो टर्म है वह इस पूर्ण संख्या में तो नहीं है। तो इसका मतलब कि पूर्णांक का हर अंक पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है, और जब पूर्णांक का हर अंक पूर्ण संख्या में नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्लियर हो गया। अब दूसरी वर्ड पे आएंगे कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। इसका मतलब कि पूर्ण संख्या में जितने भी अंक आते हैं वह सब के सब पूर्णांक में आनी चाहिए। तो आप देखो यहाँ पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5 पूर्ण संख्या में यही पूरा आ रहा है ना। तो देखो पूर्णांक में है 0 से स्टार्ट होकर प्लस वाला सारा संख्या है कि नहीं है। तो हम देखेंगे पूर्णांक में 0 से स्टार्ट होके प्लस वाला सारा संख्या इस पूर्णांक में मिल जा रहा है। इसका मतलब कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। क्लियर हो गया। लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो ये चीजें आपको गौर करना है। तो अब मैं पूर्णांक को एक बार और डिफाइन कर रहा हूं, फिर मैं आगे चलूंगा। पूर्णांक का क्या परिभाषा बोलेंगे, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं, और इसे i से प्रदर्शित करते हैं, और ये सब पूर्णांक के वर्ड है। क्लियर। अब देखो दो इसके स्पेशल केस क्या है, ये है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। ये इसकी स्पेशलिटी है। देख लें फिर आगे चलेंगे। अगला देखें ये, इसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अब देख लो, उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या माना जाता है जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें हम परिमेय संख्या बोलेंगे, और जिन्हें नहीं किया जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे अगर हमारे पास ये देखो, ये जितनी भी आपको ये संख्याएं दिख रही है ना, पूर्ण संख्या का जो भी ये वर्ड आपको दिख रहा है, -5, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। इसका मतलब कि है 2 ये -4 है तो हम ऐसे 2/-4 लिख सकते हैं। तो 2 × 2 2 दूनी के 4, माइनस को ऊपर लिख सकते हैं -1/2।
यानी इसमें जो भी आपको संख्याएं दिख रही हैं इन सबको हम p बट्टे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी 1/2, 1/5, 2/7, 3/8 ये इन फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे -5, -3, -2, 0, 1 ये कुछ भी हो बट्टे 1 कर लेंगे तो ये सब के सब क्या हो गई, परिमेय संख्या बन गई। यानी जो भी आपको ये संख्या है 1, 1, 2, 3, -4, -3, -2, 0, 1, 2 ये जो भी आपको दिख रही है ना, इन सबको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, p बट्टे q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन है कि है q का मान 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर q का मान 0 हो जाएगा तो 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो वह अनडिफाइंड हो जाता है और ये हमें डिफाइंड वर्ड है, यानी अपरिभाषित वह हो जाएगा। इसलिए इस q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर परिमेय संख्या का परिभाषा देना होगा तो बोलेंगे वे संख्याएं जिन्हें p बट्टे q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या का क्या परिभाषा देंगे? वे संख्याएं जिन्हें p बट्टे q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे में ये आपके सामने एग्जांपल है। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। जैसे देख लो, आ गया आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया इत्यादि। ये जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही हैं, इनमें से जितनी भी संख्याएं आपके सामने ये हैं, इनमें से किसी भी संख्या को हम p बट्टे q के रूप में व्यक्त नहीं करेंगे। अगर कर भी गए तो वह अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं ये p बट्टे q यानी q इज नॉट इक्वल टू 0 इसके रूप में व्यक्त नहीं हो सकती हैं। व्यक्त नहीं की जा सकते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? अपरिमेय संख्या। बोलो, क्लियर हो गया? तो अपरिमेय संख्या का क्या परिभाषा देंगे? हम अपरिमेय संख्या का परिभाषा देंगे सिंपल। हम बोलेंगे वे संख्याएं, सिंपल क्या बोलेंगे? वे संख्याएं जिन्हें p बट्टे q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। अब ये √2 ही बस नहीं, 1/√2 जबरदस्ती हम p/q के रूप में लिख देंगे तो परिमेय संख्या नहीं है, तब भी अपरिमेय संख्या है। अगर ये √3 है 1/√3 हो सकता है, 1/√5 हो सकता है। लोग कहते हैं कि सर पाई का मान तो 22/7 होता है, ये परिमेय संख्या है, तो फिर अपरिमेय संख्या में क्यों आता है? तो हम बोलेंगे क्योंकि पाई का मान बदलता रहता है, नियत नहीं है कि π/7 ही होती है, ये हमेशा इसकी वैल्यू बदलते रहते हैं, इसलिए ये क्या चीज है? अपरिमेय संख्या है। बोलो, क्लियर हो गया? बदलना नहीं चाहिए, निश्चित होना चाहिए, तब परिमेय संख्या होगा। तो अब तो आपको अपरिमेय संख्या का परिभाषा समझ में आ गया होगा। क्या बोलेंगे हम? सिंपल बोलेंगे वे संख्याएं जिन्हें p बट्टे q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब देखो, इसके बाद आता है वास्तविक संख्या। तो इसमें देख लो, वास्तविक संख्या के निर्माण दो संख्याएं मिलकर करते हैं, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। ये और इन दोनों के समूह का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में देखो ये आएगा 1/2 √3। क्लियर हो गया? ये जो भी इसमें परिमेय और अपरिमेय ये सब आ जाते हैं, तो इनका नाम क्या पड़ जाता है? वास्तविक संख्या। तो अगर वास्तविक संख्या का परिभाषा देना होगा तो बोलेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? क्या डेफिनेशन देंगे वास्तविक संख्या का? हम सिंपल बोलेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं।
अब ये वास्तविक संख्या का उदाहरण पूछेगा, तो क्या उदाहरण देंगे हम वास्तविक संख्या का? हम दे सकते हैं 1 2 -3 -5 1/2 1/3 2 -2/7 पाई 1/√3 1/√2 ये इत्यादि। यानी इसमें परिमेय अपरिमेय ये सब आ जाएंगे, तो इनका नाम क्या पड़ गया है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा समझ आ गया होगा। क्या परिभाषा देंगे वास्तविक संख्या का? बोलेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट नहीं होंगे। अब इस बेस पे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, हम उनको देख लेंगे। ये एग्जाम्पल्स लिखा है इस एग्जाम्पल में। पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। चले, पहला है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है या नहीं होती है? तो हम जानते हैं जो प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इसका नाम है पूर्ण संख्या। तो हम देखेंगे कि अगर पूर्ण संख्या में पूरा का पूरा प्राकृतिक संख्या आ जाएगा तो बोलेंगे प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। नहीं आएगा तो बोलेंगे प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो हम क्या देख रहे हैं, प्राकृतिक जो संख्या होती है ये 1 से शुरू होती है, यानी 1 2 3 4 5। हम देख रहे हैं कि 1 से शुरू होके ये पूरा का पूरा इस पूर्ण संख्या में आ ही जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्या में ये सब के सब प्राकृतिक संख्या आ ही जा रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है कि नहीं होती है। तो इसमें ये देखेंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या में आनी चाहिए। मेरे से मिस्टेक हुई, इस पे गौर करेंगे जरा। दोनों को लिख ले रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ऐसे लिखा प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो अब यहां पहले लिख लो पूर्ण संख्या, अभी पूरा रीजन निकल जाएगा। पूर्ण संख्या हम जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये सब पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद बात कर रहा है प्राकृतिक संख्या का, कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट। कह रहा प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है कि नहीं होती है। इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि क्या हर एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या में आ जाएंगे तो हम बोलेंगे प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं आएंगे तो नहीं होती है। तो हम देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 है, ये सब के सब प्राकृतिक संख्या में आनी चाहिए, तब जाके ये कथन सही होगा। तो हम देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या में 0 है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगर सत्य असत्य की बात आएगी तो हम लिख देंगे असत्य और रीजन आपके सामने है। क्लियर हो गया। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है। अब देखेंगे कि अगर प्रत्येक पूर्णांक में अगर पूरा का पूरा परिमेय संख्या आ जाएगा, पहले देख लो, लिखा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है कि नहीं। तो हम देखेंगे अगर प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या में आ जाएगा तो हम बोलेंगे प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, और नहीं आएगा तो नहीं होती है। तो चले हम यहां पहले पूर्णांक लिखेंगे।
पूर्णांक क्या होती है? अभी माइनस इन्फिनेटिव से ऐसे शुरू होगा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। ये अब परिमेय संख्या देखेंगे हम। सिंपल, इन सब का बट्टे 1 कर देंगे ना तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या बन गया। सबका बट्टे 1 कर दो, क्या बन गया? परिमेय संख्या। इसका मतलब कि जितने पूर्णांक थे वो सब के सब क्या बन गया? परिमेय संख्या। सिंपल भाषा। तो इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि मैंने जितना भी पूर्णांक था सबको मैंने लिखा और उसमें 1 से भाग देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये P/Q के रूप में दिख रहा है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। तो इससे ये क्लियरिटी पता चल गया कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इसका मतलब अगर ये ऑप्शन दिया है तो ये सत्य है। बोलो, क्लियर हो गया कि प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये कथन सत्य है। क्लियर? अब चलेंगे नेक्स्ट, यहां देखेंगे ये कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है कि नहीं होती है। तो आप देख लो, इस पीछे वाले कथन से ही देख लेंगे। ये वाला ही हम लेके आ जा रहे हैं यहां पे। यहां पे लाद ले रहे हैं, अभी क्लियर आपको समझ आ जाएगा। चलो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है कि नहीं। पहले यहां पूर्णांक में देख लो क्या क्या होती है। अभी लिखे थे पूर्णांक में ऐसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। ये पूर्णांक है। अब परिमेय संख्या की बात करो। हम जानते हैं जो परिमेय संख्या होती है वह 3/4 भी होती है। देखो, क्या इसमें 3/4 है? नहीं है। इसका मतलब कि प्रत्येक पूर्णांक तो परिमेय संख्या हो जा रहा था, पहले मैंने देखा, लेकिन हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्या 3/4 है तो पूर्णांक में 3/4 आता ही नहीं है। इसका मतलब कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। क्लियर हो गया? रीजन भी देख लो, तो कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो बोलोगे नहीं, ये कथन असत्य है विथ रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है उदाहरण 2 में कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। क्या कह रहा है भाई? 1 व 2 के बीच में 5 ठो परिमेय संख्या लिखना है। तो अब देखो, 1 व 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखने को बोल रहा है, तो इसका एक ट्रिक है, विथ ट्रिक लिखो, बेहतरीन होगा। 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो यहां सॉल्यूशन छोटे में एकदम दे रहे हैं, आसानी से आप लिखोगे। पहले कितना परिमेय संख्या पूछ रहा है? 5, तो हम लिखेंगे आप 5 परिमेय संख्याओं के लिए। पांच परिमेय संख्याओं के लिए सिंपल क्या करेंगे? 5 का पूछ रहा है ना, तो इस 5 में 1 जोड़ देंगे। 5 और 1 मिलके क्या हो गया? 6। 1 जोड़ लेंगे। ये छोटे से में मैं बता रहा हूं, विथ ट्रिकली आसानी से कैलकुलेट होगा। 5 परिमेय संख्याओं के लिए कहेगा तो सिंपल 5 में 1 जोड़ देंगे, 6 हो गया। अब देखो, इसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वर्क इसमें ये कर लेंगे। यहाँ 1 है तो 1 लिख के बराबर लगा देंगे, फिर यहाँ 2 है तो 2 लिख के बराबर लगा देंगे। बट्टे लगा लो, क्योंकि परिमेय संख्या बट्टे में होती है। नीचे 6 आया है ना, तो इसके भी बट्टे में 6 कर लो। सॉरी, इसके भी बट्टे में 6 और इसके भी बट्टे में क्या कर लेंगे? 6। अब ऊपर लिखना है तो क्या लिखेंगे? तो 6 एकन्ने 6 आई 6 दूनी के 12, ये लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब आसान तरीका, कितना परिमेय संख्या पूछ रहा है? 5, तो हम यहाँ लिख लेंगे 5।
लिख लेंगे। अतः आ गया आंसर आपका 5 परिमेय संख्या। ये देखो 6/6 के बाद और 12/6 के पहले जितनी आती हैं सबको लिखो। 6/6 के बाद आता है 7/6, इसके बाद आएगा 8/6, इसके बाद आएगा 9/6, इसके बाद आएगा 10/6, इसके बाद आएगा 11/6। देख लो अब 12/6 नहीं लिखना है क्योंकि इनका बीच का लिखना है। ये हमारा आंसर हो गया, बस यही आंसर है। या आप जो कटने वाला हो काट के छोटा भी करो। ये 7/6 है तो लिख लो, ये काट दो, 2 चौको 8 और नीचे ये 2 तिया 6, ये भी होगा। ये भी कट रहा है, काट दो, 3 त्रिके 9 और 3 दूनी के 6। इसके बाद ये कट रहा है तो लिखो 2 पचे 10 और 2 तिया 6, ये है 11/6 नहीं कटेगा, सेम लिख लो, आंसर हो गया। बोलो कोई डाउट है इसमें? ये देख लें, इसमें हमने आपका पूरी डेफिनेशन भी दे दिया, यानी क्लास 9th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.1 की जो बेसिक कंसेप्ट थी मैंने उन सभी बेसिक कंसेप्ट को भी दे दिया। और बेसिक कंसेप्ट के साथ इसमें 2 जो एग्जाम्पल्स भी दिए गए थे 1.1 से पहले के, मैंने उन एग्जाम्पल्स को भी पूरी कंप्लीट किया। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे इसके बाद कल की वीडियो में हम 1.2 के पहले के एग्जाम्पल लेके आएंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, हम अपनी क्लास ओवर कर रहे हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।